नमस्कार दोस्तों, आज मैं द वैक्सीन वॉर की विस्तृत समीक्षा करने जा रहा हूं। मैंने फ़िल्म 24 तारीख को देखी थी, जो प्रीमियर हुआ था दिल्ली का वहां पे। और इस पे मैंने शॉर्ट एक क्लिप ट्विटर पे डाला था कि मेरे क्या विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर विस्तार से भी चर्चा होना आवश्यक है। और इसको हम 5-6 खंड में बांट कर चलेंगे। और ये ट्रेडिशनल जो समीक्षाएँ मैं करता हूँ उस तरह का नहीं होगा कि एडिटिंग कैसी है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है, निर्देशन कैसा है, ये नहीं होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन एक तरफ, स्टोरी टेलिंग एक तरफ, मीडिया को किस तरह से मैनेज किया गया है, मीडिया के बारे में क्या क्या बताया गया है, कैसे उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है, और अभी मीडिया कैसे इस फिल्म के बारे में चर्चा ना करके किस तरह का प्रोपेगेंडा जो है चला रहा है। उसके साथ ही हिंदू सिंबल्स जो डीपली इंटीग्रेटेड हैं इस फिल्म में, उसके ऊपर है। आध्यात्मिक चिंतन के बारे में इस फिल्म के उसमें दिखेगा आपको, सिंबोलिज़म बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया गया है। ये सारी चर्चाएं करते हुए हम फिल्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप जब इस फिल्म को देखते हैं तो ये फिल्म आपको एक सुखद और सकारात्मक अनुभूति कराती है विवेक अग्निहोत्री के बारे में। उनकी पिछली फिल्मों को अगर आप देखेंगे, ताशकंद फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स है, ताशकंद फाइल्स से लेकर और यहाँ तक जो हम अभी हमारे स्मृति में है, उन फिल्मों की ही बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के आप देखेंगे तो एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट जो है विवेक अग्निहोत्री में एक निर्देशक के तौर पे हमें दिखता है। जहाँ ताशकंद फाइल्स जो है आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हल्का सा डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट का लगेगा, और बहुत से लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा वो फॉर्मेट ऑफ फिल्म मेकिंग जो है बोर भी कर रहा है कि लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इस तरह का है। उससे इम्प्रूव होते हैं कश्मीर फाइल्स में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ दो तकनीकी खामियां इस कारण से भी उसमें दिखी हैं क्योंकि बजट नहीं था इनके पास उस तरह का। आप वीएफएक्स याद कीजिए कि बॉम्बिंग का एक शॉट है, वो वीएफएक्स से क्रिएट किया गया, वो लगता है कि वो नेचुरल नहीं लगता। उसके बाद फिर वंधामा नरसंहार का जो है उसमें गोली मार रहे हैं तो सबके सर से जो है एक ही तरह का ब्लड का जो स्प्लैश निकलता है जो वीडियो गेम में होता है, इस तरह का था। और भी आप अगर फिल्म मेकिंग के नुआंसेज में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ सीमाएं थी जिसके कारण से जो है विवेक अग्निहोत्री को यहाँ पे कॉर्नर कटिंग करते हुए देखा जा सकता है विवशतावश। लेकिन द वैक्सीन वॉर जब आप देखते हैं तो ये फिल्म प्रोडक्शन के, परफॉर्मेंस के, स्टोरी टेलिंग के, ये तीनों एस्पेक्ट पे एकदम खरी उतरती है। इस पे कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि विवेक अग्निहोत्री ने यहाँ पे पैसा बचाने की चेष्टा की है, या यहाँ पे यार एक मतलब चूँकि अब कश्मीर फाइल्स को देखिए, कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी, सामग्री इतनी उत्कृष्ट थी कि प्रोडक्शन वैल्यू उसमें कहीं ना कहीं बैकसीट ले लेता है। जहाँ 50-50 होना चाहिए था प्रोडक्शन और स्टोरी टेलिंग, वहाँ पे 80-20 टाइप का सिचुएशन था। फिर भी लोगों ने इतना सराहा क्यों? क्योंकि उसकी कहानी उतनी उत्कृष्ट थी। यहाँ पे क्या है कि विवेक अग्निहोत्री ने एकदम अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि इस तरह की फिल्म मेकिंग और इस तरह के सब्जेक्ट पे ये आपको देखने को, मतलब मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह से, एक तो बायोसाइंस मतलब किस तरह से वैक्सीन मेकिंग होती है और उसको इंटरेस्टिंग तरह से कह देना बिना पेस को गिराए हुए, वो अपने आप में मुझे लगता है कि वो सराहना के पात्र हैं। तो वो यहाँ पे दिखता है। इस फिल्म को बनाने को लेके हमने पिछली बार भी बात की थी विवेक जी के साथ, जो हमारी एक चर्चा हुई है, 2 पार्ट्स में है। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखें, हम उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और यहाँ पे भी लगा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब नाना पाटेकर के पास गए, और नाना पाटेकर ने तो मतलब हाल ही में जब प्रीमियर हुआ था उसमें उन्होंने यही बताया कि यार इस तरह की फिल्म बनाना, बॉलीवुड नहीं बनाता है इस तरह की फिल्में, क्योंकि इसमें इतनी अधिक सीमाएं होती हैं, हाईली टेक्निकल चीज़ है। अब स्ट्रेन्स को अलग करना, वायरस क्या होता है, वायरोलॉजी क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरह का साइंस इन्वॉल्व है, लैब टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें देख के ही लगता है कि यार ये तो बोरिंग है। अगर इस तरह का आप कथानक देखेंगे भी, मतलब एक लार्ज पिक्चर के प्लॉट का एक छोटा सा सब प्लॉट, तो उसमें आपको वही
परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब में जो है पानी वानी हरा लाल रंग का हिलाते हुए यही सब करके सीआईडी का डॉक्टर सालू के टाइप का आपको दिखा करके कि हाँ कुछ साइंस चल रहा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे साइंस को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि आई एम प्रिटी श्योर लॉट ऑफ गर्ल्स विल बी लुकिंग अप टू दिस, मतलब द साइंटिस्ट, और वो बनना चाहेंगे अपने जीवन में। तो ये भी उनको, मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग दो तरह के काम के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, संदेश देने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट भी है इस फिल्म में, संवाद उस तरह के जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और संदेश वाला पार्ट जो है कि आप गौरवान्वित अनुभव करते हैं इस फिल्म को देखने के बाद अपनी माँओं के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपने साइंटिस्ट के बारे में जिनके पास, और साइंटिस्ट को ऐसा नहीं कि भारत में ही जिनकी पहचान है, भारत में पहचान ही नहीं है। वो लैंसेट, साइंस और इस तरह के जर्नल्स जो होते हैं, जो विश्वविख्यात जर्नल्स हैं जिसमें छपने के लिए लोगों का जीवन लगता है, ये लोग लगातार छपते रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को कोई जानता तक नहीं है, तो उसको उकेरने का प्रयास किया है। तो ये जो सीमाएं थी चाहे प्रोडक्शन की कि कहाँ पे करोगे, लेबोरेटरी कैसे दिखाओगे और वो रियलिस्टिक कैसे लगे, इन सारे अवयवों का ध्यान रखते हुए विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म जो बनाई है। और इसमें दो तरफा इन्होंने अटैक किया है इस फिल्म के माध्यम से। पहला है कि टूलकिट गैंग जो है, जो स्वदेशी वैक्सीन को बेकार, सब स्टैंडर्ड कह के पूरे देश के लोगों में अराजकता का माहौल बनाने की चेष्टा कर रहा था, ये समझाने की चेष्टा कर रहा था, हो सकता है कि पानी आपको दिया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं। तो वो जो प्रोपेगेंडा, याद कीजिए वो समय याद कीजिए, रवीश, अजीत अंजुम, ये आपको रोहिणी, साइमा, आरफा, ये सारे लोग फाइज़र की वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे, हम फाइज़र की वैक्सीन क्यों नहीं ले, ये सारे लोग क्यों बोल रहे थे ऐसा, इस फिल्म में विस्तार से दिखाया गया है। तो एक एस्पेक्ट ये है कि उनको एक्सपोज करना, और दूसरा एस्पेक्ट है कि सूचनाओं के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से एकदम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देके अटैक करना उन लोगों को। तो ये दो तरफा हमला उन्होंने किया है ताकि सामान्य लोगों को भी पता चले कि कोई व्यक्ति अगर फाइज़र की वैक्सीन लाने के बारे में बार बार चर्चा कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, और क्या हमारी वैक्सीन एक्चुअल में सब स्टैंडर्ड थी या फिर एक प्रूवन टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड टाइम में हमने बना करके तैयार कर दी, और जिसके कारण हम और आप सब जानते हैं अमेरिका में आज भी फाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा हो रही है, डेथ्स हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन भारत में उस तरह का हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को बनाने, एक mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी थी और दूसरी जो है लगातार 70 वर्षों से प्रूवन है, बाकी वैक्सीन जैसे बनते हैं उस तरह से बना था, दोनों में डिफरेंस था। और ये लोग चाह रहे थे कि फाइज़र वाली वैक्सीन, खैर मैं उधर उस विषयांतर में नहीं घुसना चाहता। एक जो मतलब एक ही ख़राब चीज़ मुझे लगी इस पूरे फिल्म में कि आपने जो है वामपंथन जो है पत्रकार जो है उसको आपने इतनी सुंदर अभिनेत्री राइमा सेन जी से अभिनय करवाया। मतलब आप देखिए, ये जो होते हैं लाल बिंदी गैंग वाली जर्नलिस्ट, या फिर जो होठों में बोटॉक्स के मतलब वो सिरिंज उन्हें लेके होठ ऐसे फुलाए जैसे खैनी खा के आ रही हो, ऊपर भी और नीचे भी डाले हुए हो, मतलब चीक बोन्स को इन्हांस करना, और विकृत, मतलब ऐसी विकृत रूप वाली स्त्री कहना भी मुझे लगता है कि जाति ही हो जाएगी स्त्री जाति पे, वो तो कुछ और ही बन जाते हैं लोग। उसको आपने राइमा सेन जैसे कैरेक्टर नहीं, मतलब फिर मुझे ध्यान आता है कि नहीं यार, चुड़ैल लोग जो होती हैं वो तो सबसे अधिक हॉट, कामुकता भरे छद्मावरण को ओढ़ के आती हैं ताकि वो आपको लुभा सके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हो, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वामपंथन पत्रकारों के और ये एजेंडाबाजों के एक पूरे समूह को चुड़ैल या भूत पिशाच टाइप के जो इनकी आंतरिक संरचना होती है, और वो कैसे एक छद्मावरण ओढ़ करके आते हैं जो आपको लुभाता है, जो आपको लगता है कि नहीं यार क्रेडिबल है, तो वो करके इन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो वो कह के ही मैं अपने हृदय को जो है सांत्वना दे रहा हूँ। अब मैं रिव्यू की चर्चा करूँगा, और
संक्षेप में तो मैंने दे ही दिया है, तो जिन लोग को लंबी रिव्यू नहीं पढ़नी या बोर हो जाते हैं वो जाके वो 2-2.5 मिनट का मेरा ट्विटर पे है तो वो जाके पढ़ सकते हैं। इसमें जो है मैंने पहले ही कहा कि रिव्यू 2 एस्पेक्ट में हम करेंगे। पहला है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो कैसी है। स्टोरी टेलिंग एक मतलब लीनियर ही है कि कैसे हमें पता चलता है पेशेंट ज़ीरो कौन है, पहला पेशेंट कहाँ से आता है और फाइनल तक हम पहुँचते हैं। उसमें हमें क्राइसिस क्या है, हमें कैसे करना है, क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, अपने आप के आंतरिक स्ट्रगल, आपके घर के स्ट्रगल जो है वैज्ञानिकों के, और एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकली आप कैसे लिमिटेड हैं। आपको जिन बंदरों के ऊपर रिसर्च करना है वो बंदर मिल नहीं रहे हैं, चाइना ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, बाकी जगह से आप ला नहीं सकते हैं, इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं। फिर सक्सेस आपको मिलता है, फिर प्रोपेगेंडा चलता है, उसको आप काउंटर करते हैं। तो ये एक स्टोरी टेलिंग होती है और विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही अच्छे तरह से और इतने सुंदर सहजता से लिखे गए संवादों के माध्यम से ये दिखाया है कि आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। एक है कि अपनी कहानी कहना और दूसरा है दूसरे की जो कहानी थी प्रोपेगेंडा उस पर आक्रमण करना। मीडिया कैसे काम करता है, मीडिया किस एक्सटेंट तक जाकर के काम करता है, पत्रकारिता और एक तरह से आतंकवाद। ये नाना पाटेकर का एक संवाद है, अंतिम उनका जो स्पीच है उसमें है, जब वो उस तरह से बोल रही होती है, रोहिणी सिंह धूलिया नाम का एक कैरेक्टर है, तो वो जब अटैक कर रही होती है तो उसको वही समझाते हैं कि ये काम तो आतंकवादियों का है जो अपने देश को हार्म करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। अपने देश में कुछ भी होता है तो आप जो है उसको डिनाउंस ही करना है, उसको उस पर उसको प्रपंची और झूठी यही सब बता देना है। तो ये है मीडिया के बारे में जिस तरह से दिखाया गया है पहले कि इनका एजेंडा है क्या, ये क्यों इस तरह से मोटिवेटेड है। ज्यों ही पैंडमिक आता है ये लोग इस मोड में चले जाते हैं। पहले जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक लेख छपता है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म केवल चूँकि एक्चुअल पात्र इसमें नहीं लिए जा सकते थे, इस कारण से आपको अभिनेता और अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिखे। अदरवाइज़ न इवेंट में एक भी कोई ड्रामेटाइजेशन की गई है, ना ही उनके जीवन में जो चल रहा था उसको तो केवल 10-20% ही दिखाया गया है। मैं उस दिन प्रीमियर में था तो वहाँ पे डॉक्टर प्रिया थॉमस आई हुई थी, डॉक्टर निवेदिता आई हुई थी, डॉक्टर रजनीकांत आए हुए थे और 5 साइंटिस्ट वहाँ पे आए हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो हमने इन्हें बोला कि इतना मतलब सब कुछ मत दिखाई हमारे स्ट्रगल के बारे में, तो वो तो बहुत लिमिटेड वे में दिखाया गया है। तो आप ये भी जानिए कि नाम, कहानी, इवेंट मतलब घटनाएं सब कुछ पूर्णतः सत्य हैं। वायर ने जो कांड किया था और उस पर किस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दिया कि ये गैग ऑर्डर लगाया, ये 100 करोड़ का डिफेमेशन केस हुआ, ये सब कुछ उसमें है। खाली नाम वायर की जगह डेली वायर है। पत्रकार का नाम जो है रोहिणी सिंह धूलिया कर दिया गया है। जो स्क्रीनशॉट्स यूज हुए हैं, पत्रकार और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से प्रपंच फैला रहे थे, वो उतना ही ब्लर किया गया है कि आपको पता भी चल जाए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं कि किसने क्या लिखा है, और वो टेक्निकली और लीगल केसेस से वो बच भी जाएं। तो इतना अधिक सत्य का चित्रण इस फिल्म में किया गया। तो यहाँ पे वही कि मीडिया काम कैसे करता है और क्यों करता है, किस एक्सटेंट तक जा सकता है, ये पूरा का पूरा बहुत ही विस्तार से इसमें समझाया गया है। और ऐसा भी नहीं कि वो प्रीची लग रहा है कि प्रवचन चल रहा है, नहीं नहीं, वो कथानक इस तरह से चलता रहता है और मीडिया कैसे बीच बीच में एक सब प्लॉट के तौर पे आता है, अटैक करता है, एक के बाद एक प्रपंची झूठे आर्टिकल जो है वो लिखे जा रहे हैं और उसको पुश किया जा रहा है। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट काम किया है विवेक अग्निहोत्री जी ने कि लोग जो बोलेंगे मीडिया को लेके उस एस्पेक्ट को हटाने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत कम्बरसन प्रोसेस हो जाता, जो इस पत्रकार का एडिटर है जो मेन, वही उसको बोलता है कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो।
वहाँ पे दिखाता है कि धंधा क्या है पत्रकारिता का, और एक बिका हुआ पत्रकार किस एक्सटेंट तक जा सकता है अपने राष्ट्र के खिलाफ। उसके पास एक टूल किट आता है, और वो कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत में, देखती हूँ कैसे बनता है विश्व गुरु। इस तरह के जाइब्स जो है वो लगातार फेंकना अपने ही राष्ट्र के ऊपर कि ये क्या पता, फॉर ऑल वी नो दे आर पुटिंग वाटर इन दैट वैक्सीन बॉटल। इस तरह की बातें वहाँ पे की गई हैं। तो ये अपनी कहानी कहना और उनकी कहानी पे अटैक करना, ये एक स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट था। दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन को लेकर मैं फिर कहूँगा कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू को ही लेकर मुझे इतनी अधिक आशा नहीं थी। मैं बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ ये बात बोल रहा हूँ। ये नहीं कि ये बेकार फिल्म बना देगा, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा था कि इस तरह के अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को इस तरह से इंटरेस्टिंग बना देना, इसको लेकर के मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ा, अगर प्रोडक्शन के एस्पेक्ट की बात करें, सबसे बड़ा टेक अवे है बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी पार्श्व ध्वनि संयोजन। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसमें एक वक्त तो आपको भय होने लगता है जिस तरह के कहीं कहीं पे, और मुझे लगता है कि थोड़ा नयापन भी है। इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक हम बॉलीवुड में तो नहीं देखते हैं। हमने देखा है एक्शन के लिए थंपिंग ड्रम्स और चेजिंग सीक्वेंसेस हैं, मारपीट हो रहा है तो उसमें हो रहा है, ये सब हमने देखा है, या सस्पेंस है, ये सब तो ठीक है, ये आम है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक शॉट देखते हैं वायरस का, वायरस कैसे फैलता है, रंग बदलता है, घूमता है, उसके भीतर जो हलचल होती है, उस वक्त एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम, मेरे तो रोंगटे जो है खड़े हो गए। वो एकदम एक गैस्पिंग ब्रेथ जिसको बोलता है कि उल्टी सांस जब चलती है मुंह से सांस लेना, ऐसे करके ये वाला, और लगातार चलता है। फिर आपको लगेगा कि आप मृत्यु को देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा जनमानस पे, वो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के माध्यम से दिखता है। मैं मतलब एकदम, एक जगह और है वेंटिलेटर का, अप एंड डाउन का, ये सब का है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक, मैंने अपने शॉर्ट रिव्यू में भी बोला था कि कई फिल्मों में क्या होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एकाकार हो जाता है, मतलब कथानक के साथ ऐसा रच बस जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में बैकग्राउंड म्यूजिक है भी इसमें। वो इतना, मतलब अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अपने आप में एक पात्र है, एक चरित्र है, वो निभाया जा रहा है। जहाँ पे संवाद नहीं है, केवल दृश्य चल रहा है, वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक एक पात्र की तरह, एक कैरेक्टर की तरह ट्रांसलेट होता है वहाँ पे, और वो सब कुछ कह देगा, वो भाव आप में उत्पन्न कर देगा जो वहाँ पे अगर संवाद होता तो आप में उत्पन्न होते। तो इसके लिए पूरी टीम को बधाई, और ख़ास करके जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक जिन्होंने दिया है वो तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। उनका भविष्य मुझे लगता है कि उज्जवल है। वेरी क्रिएटिव, बहुत ही रचनात्मकता से, बहुत ही सोच समझ के साथ उन्होंने ये पूरा क्रिएट किया है। साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है, चाहे डोर्स की क्लिकिंग हो, हॉलवे में जिस तरह से वो खालीपन जो होता है, ये कई स्तर पे बैकग्राउंड म्यूजिक पे और साउंड पे मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि वो इन्हांस करते हैं पूरे नरेशन को, पूरा जो चल रहा है स्क्रीन पे। वायरस या लॉकडाउन जब चल रहा है, या मृत्यु का एक पूरा एकदम आप देख रहे हैं नृत्य चल रहा है, शवों के ढेर लग रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, ऐसे में जब खालीपन आपको दिखाना है, जहाँ पे काम हो रहा है, पूरा हॉल खाली है, ठक ठक क्लिक क्लैक, यही सब दरवाज़ों की आवाज़ें, लोगों के चलने की आवाज़ें, तो वो खालीपन जो है ना आपके ऊपर भी ग्रो करता है जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं। तो ये भी जो है ये एक अच्छी बात थी। अगर कैमरा की बात करें, ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, चाहे सीपी हो, दिल्ली का लिया गया है। एक जगह बहुत अच्छा है, ओवर द क्लाउड का शॉट, पूरा मिस्ट है, कोहरा है, और उसके ऊपर ड्रोन से वो चलता हुआ शॉट है, और उसके कलर्स बड़े अच्छे पॉप कर रहे हैं। नाना पाटेकर के लो एंगल शॉट्स जो हैं, बहुत अधिक लो एंगल नहीं है,
हल्का सा टिल्टेड है ताकि वो इम्पोजिंग लगे, क्योंकि वो उस तरह के संवाद बोल रहे हैं ये भी। और मोस्टली जो है जहाँ जहाँ सिंगल कैरेक्टर फ्रेम है वो रूल ऑफ मतलब थर्ड्स बोला जाता है कि 3 भागों में आप स्क्रीन को विभाजित कर दें और एक जगह पे 2 हाफ मतलब 2/3 इधर 1/3 इधर, तो इधर यहाँ पे पात्र बैठ के बोल रहा है, वो मतलब एस्थेटिकली अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छे कैमरामैन की निशानी होती है कि थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करके आप कैसे पूरे फ्रेम को जो है इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जहाँ पे भी मूड जो है एकदम टेंस है, और ऐसा कई जगह पे है, कैमरा कहीं भी स्थिर नहीं रहता है क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। तो वो दर्शकों के लिए कैमरा का फ्रेम हमेशा हल्का हल्का हिलता आपको दिखेगा कि वो टेंशन का जो भाव क्रिएट करना है वो आपको कैमरे के भी मूवमेंट के हिसाब से, वो बहुत कम जगह पे स्टिल कैमरा का प्रयोग हुआ है जहाँ पे भी बातचीत हो रही है या जहाँ पे भी पूरा मतलब ज़ोर शोर से कुछ बाती इस तरह का चल रहा है। एडिटिंग की बात करें लीनियर है, मतलब A to B जाना है, कोई फ्लैशबैक या इस तरह का नहीं है। हाँ, उसमें बीच बीच में इधर उधर जो है ऑफिस, फिर घर हो गया, समाज में क्या चल रहा है, नेताजी क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मीट क्या हो रहा है, ये सब है। लेकिन वो प्रोग्रेसिव एडिटिंग हुई है। लेकिन इसके बाद भी कई बार क्या होता है, एडिटिंग जब आप करते हैं तो आप जोड़े कैसे रखें लोगों को, तो कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स डालने के लिए आप पीछे चले जाते हैं टाइमलाइन में कि पहले क्या हुआ था, इस तरह की चीज़ ये आपको नहीं दिखेगी। इसमें क्या करता है, स्विच करते हैं ऑफिस मतलब वर्क स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, उसके बच्चे का क्या भाव है, आपके क्या अनुभव है, या कहीं और आप नॉर्थ ब्लॉक चले गए उधर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मिलने के लिए, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन कहीं भी आप बोर नहीं होते, पेस एकदम समान गति से चलता रहता है। फर्स्ट हाफ तक तो आपको लगता है कि मतलब पता नहीं चलेगा आपको, इतना फास्ट पेस्ड मूवी है, जबकि खाली डायलॉग्स हैं उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि होता है ना कुछ इंटरेस्टिंग मसाला में क्या आपको नाच गाना हो जाएगा, मारपीट दिखा दिया गया, या एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो आपके भीतर की भारतीयता जो है ना, वो यू आर ऑलमोस्ट रूटिंग फॉर आवर साइंटिस्ट, वो देख रहे हैं कि यार बना दे, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो आप चिंतित हो उठते हैं स्क्रीन पे जो चलता हुआ दिखता है। एक और जो प्रोडक्शन को लेकर के मैं बोलना चाहूँगा कि हम जब भी अपनी फिल्मों में सरकारी तंत्र को देखते हैं, चाहे पुलिस को दिखाया जाए या गवर्नमेंट का ऑफिस को दिखाया जाए, उसमें हमेशा दिखेगा फाइल्स का ढेर लगा, बहुत ही गंदा और क्लटर्ड दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। इस फिल्म में आप देखेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्ट पावर कैसे एग्जर्ट किया जाता है फिल्मों के माध्यम से। स्क्रीन जो है, जो ऑफिस में जो स्क्रीन्स होती हैं, जो पीपीटी के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एकदम लंबी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 फीट वाइड होगी और 5 फीट या 6 फीट ऊंची होगी, इस तरह की स्क्रीन है। और एक्चुअल में ऐसे सेटअप हैं, मेरे मित्र सरकारी कार्यालयों में है, मैंने जाके देखा है। वो आपको बॉलीवुड क्यों नहीं दिखाता है कभी? वो जब आप देखेंगे ना कि किस तरह का कॉन्फ्रेंस रूम है, किस तरह के हॉल्स हैं, कितनी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, एक ढंग का ऑफिस, और एक नहीं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर की मीटिंग्स हैं उसकी बात करें, 2 वायरोलॉजी के लैब्स हैं, ICMR का ऑफिस है, सब में आपको दिखेगा कि एकदम हाईटेक, अच्छे कंप्यूटर, साफ़ सुथरे ऑफिसेज। और ये कोई झूठ नहीं है, क्योंकि जब हम सरकारी ऑफिसेज की बात करते हैं और आप मतलब एज ए फिल्म डायरेक्टर आप बोलते हैं कि यार एक सरकारी ऑफिस का सेटअप है, तो आपका आर्ट डायरेक्टर जो स्टीरियोटाइप उसके मन में है, सरकारी ऑफिस मतलब कमरे की दीवारों पे जाले लगे हुए हैं, वो टूटा हुआ है, पेंट की पपड़ियाँ उतर रही हैं, और फिर कोने में एक अलमारी होगी काठ की, उसके पैनल्स टूटे हुए होंगे, उसके ऊपर आप धूल है, मिट्टी है, लाल रंग के कपड़े में कुछ बांधा हुआ है, फाइलों का ढेर है, इस तरह की छवि जो है क्रिएट की जाती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के ऑफिसेज जो है देश में नहीं हैं। सरकारी ऑफिसेज बहुत ख़राब स्थिति में बहुत हैं, आप पुलिस ऑफिसेज चले जाइए, बहुत सारे मतलब थाना
इन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होती है। लेकिन फिर भी जब आप एक बनाते हैं इस तरह की फिल्म, तो सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं कि आप दिखाना क्या चाहते हैं दुनिया को, जब क्योंकि ये फिल्म तो हर जगह पे देखी जाएगी, या आप अपनी भी जनता को क्या, तो उसमें दिखता है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों जो है इम्प्रूव हुई है। और वो किस तरह से हुए वो आप आर्ट डायरेक्शन के माध्यम से इस पर्टिकुलर फिल्म में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का अपना ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उसके स्टाफ कैसे है, वहाँ का क्या सेटअप है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कैसा है, उसके बाद फिर ICMR का ऑफिस क्या है, ये सब स्वांकी चमचमाता हुआ दिखता है। तो वो भी एक मुझे लगता है कि इस फिल्म में उस बात पर भी ध्यान दिया है। तो आर्ट डायरेक्टर भी इसके लिए जो है सराहना के पात्र हैं। अब अगली बात आती है जो इस फिल्म में बहुत ही अगर आप सूक्ष्मता से नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कि मिस कर जाए या ध्यान नहीं देंगे, वो है प्रतीकात्मकता की, सिंबलिज्म की, कि क्या क्या किस तरह से प्रयोग में लाया गया है। एक जो सबसे स्ट्राइकिंग था, अपार्ट फ्रॉम मतलब हाथ में नटराज है और ये मूर्ति, वो सब मैं आगे बात करूँगा, वो था कि जब लैब रैट जो है चूहा, जिसको वैक्सीन का डोज देने के लिए परीक्षण जिसके ऊपर किया जाता है, या फिर मंकी है बंदर, इनसे जो है एक वैज्ञानिक क्षमा मांगती है कि देखो तुम्हें कष्ट होगा और मैं कष्ट दे रही हूँ, लेकिन तुम यह जानो कि तुम्हारे इस कष्ट के कारण जो है करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है वो बचेंगी। वही बात बंदर को भी जब वो लिटाते हैं और उसको एनेस्थीसिया देते हैं, ये सब करते हैं, तो वहाँ पे भी वैज्ञानिक जो है उससे वार्तालाप करती है। ये क्या दिखाता है? ये वही बात दिखाता है कि चाहे चूहा हो, क्षुद्र प्राणी जिसको आप मानते हैं, आपके किसी काम का नहीं है, आज है लैब रैट है, उस पर परीक्षण किए, उसके बाद फेंक दिए, वो जीवित है मरा है क्या है, कुछ नहीं। तो ये हिंदुओं में या भारतीय सनातन संस्कृति में जो हम प्रकृति के हर अवयव को, हर जीव को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और एक हमारा जो है धर्म में भी आप देखें कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि मूषक जो है गणेश जी का वाहन है, कौवा भी किसी देवता का वाहन, और काकभूषुंडी जी तो मतलब उन्होंने राम भगवान की कथा सुना कर उनका स्टेटस क्या हो गया है। उसके बाद आप सर्प हो गया, मोर हो गया, बाघ, चीता, बिल्ली, उल्लू, हर चीज़ किसी न किसी देवता के साथ एसोसिएटेड है। हर पेड़, उसके पत्ते, उसके पुष्प जो है वो किसी न किसी विशेष देवता के श्रृंगार में या उनका जब अभिषेक करते हैं उन सब में प्रयुक्त होता है। तो ये जो प्रकृति के अवयवों को, जीवों को सराहने की, पूजने की परंपरा है, वो यहीं पे है कि हम जानते हैं कि लार्जर गुड के लिए हम तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्षमा याचना कर रहे हैं क्योंकि तुमको हमारा जीवन बचाने के लिए तुम्हें जो है दुख और दर्द झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सहज माध्यम से वहाँ पे दिखाने की चेष्टा की गई है। इसके बाद फिर वही आर्ट डायरेक्शन वालों का ही इसमें आप धन्यवाद कह सकते हैं कि अब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे पहले कोविंद जी थे, लेकिन एक साइंटिस्ट के चैम्बर में राष्ट्रपति कलाम की एक फ़ोटो थी। तो ये वो भी है कि कलाम ठीक है, वो रॉकेट से और ये सब से, परमाणु परीक्षण से, इन सब से जुड़े हुए थे, फिर भी भारत में जो एक साइंस को लेके और मिसाइल्स को लेके, ये सब को लेके जागरूकता जो बनती है, उसमें मुझे लगता है कि कलाम के अपने जीवन का, उनके शैक्षणिक वो जिन जिन कार्यक्रमों में जाते रहे, उन्हें बच्चों को पढ़ाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसके बाद उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, विंग्स ऑफ फायर है, विज़न 2020, ये सब जो हम लोग स्कूल में जब थे तो पढ़ा करते थे उन पुस्तकों को, तो उससे जो एक प्रेरणा मिलती है, तो उसको एक ट्रिब्यूट जो है, एक फ़ोटो उनकी लगाई गई, उसके माध्यम से दिया गया। फ़ोटो की ही बात करें तो डॉक्टर जो नाना पाटेकर जी हैं, डॉक्टर बलराम जो हैं, उनके पात्र के लिए वो जब अपने वहाँ पोह के स्थिति में आते हैं, वो जब
अंतर्द्वंद से जूझ रहे होते हैं, तब दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान गीता का उपदेश जब अर्जुन को दे रहे होते हैं, उनकी 2 फोटो है उनके चैम्बर में लगी हुई, जहाँ पे बैठे हुए, जब वो उस स्थिति में है कि वो सोच रहे हैं कि क्या निर्णय लूँ, होप जब खोने लगता है तब। तो ये भी एक तरह से वही है कि भारतीय ज्ञान दर्शन और भारतीय ऋषि परंपरा, भारतीय ग्रंथों का, सनातन के जो आप कह सकते हैं कि ये गीता तो दर्शन ही है एक तरह से, तो उसको कैसे बहुत ही सटल तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। और जो अगर हम चूहे और मंकी वाली भी बात कहें तो वो एक तरह से यह भी है कि नॉर्मली क्या होता है ना कि वैज्ञानिकों को जब आप कुछ भारत में, विदेश में तो वो होली वाटर छिड़क रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, वो चर्च के पादरी से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो बाइबल लेके जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्रॉस बना रहा है, ये सब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है उनके वैज्ञानिकों के लिए। भारत में चाहे डॉक्टर के सिवन हों या फिर जो डॉक्टर सोमनाथ हैं, ये चंद्रयान के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको इस तरह दिखाया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। इस फिल्म में जब वैज्ञानिकों को धर्म से जुड़ा हुआ और पर्पसफुली दिखाया गया उस तरह का, तो वो यह बात भी दर्शाता है कि भारतीय विज्ञान परंपरा में कभी भी, मतलब आप देखें ऋषि कर्ण का क्या योगदान है, मतलब एटम के थ्योरी के ऊपर भास्कराचार्य का क्या है, वराह मिहिर का क्या है, अलग अलग फील्ड्स में हमारे ऋषि रहे हैं, मुनि रहे हैं और विचारक रहे हैं, ये सारे लोग रहे हैं, चाणक्य के समय तक आप ले सकते हैं। अब उसी की एक आप कह सकते हैं कि लगातार सतत निरंतरता को दिखाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने ये किया है और बहुत अच्छे से दिखाया है कि अगर आप आस्थावान हैं तो क्या होता है कि जब आप अंतर्द्वंद में होते हैं, आपके भीतर जो प्रश्न उठते हैं, विचार उठते हैं, निर्णय आप नहीं ले पाते, तो आप कहाँ जाते हैं? गुरु के पास जाएंगे, गुरु होगा, या ऑफिस में है तो सीनियर्स के पास जाएंगे, वो भी नहीं है तब क्या करेंगे आप? फिर होता है वही कि आस्थावान है तो ईश्वर पे, प्रारब्ध पे आप छोड़ देते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो अब तुम्हारे हाथ में, तुम जानो। तो ऐसे में क्या होता है कि कई चीज़ें जो आप स्वयं अपने लॉजिकल और बाकी प्रैक्टिकलिटी भिड़ा करके जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, ईश्वर आपके लिए उसको सहज बना देता है और जो आप चाह रहे होते हैं उससे उत्तम परिणाम जो है आपको प्राप्त होते हैं। ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हम आर्ट डायरेक्शन की बात करें, कृष्ण की फ़ोटो की मैंने बात की, फिर नटराज की मूर्ति लेके एक वैज्ञानिक जो हैं वो वहाँ पे में वो हाथ में लेकर के, वो जब निराश होते हैं तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इस तरह की चीज़ है, वो उसको वहाँ पे दिखाना। उसके बाद एक और अच्छी बात दिखी कि गुजरात 2002 के एक हेडलाइन को द डेली वायर के ऑफिस में दिखाया गया। उसका मतलब 4-5 और भी उसमें हेडलाइंस थे, वो सब रखे हुए थे, लेकिन ये जो बहुत अच्छे से विवेक अग्निहोत्री ने मुझे लगता है चुनाव किया होगा कि ये वामपंथी पत्रकारिता का आधार बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों वही है, वहीं से ये चालू होते हैं, वहीं पे जाके इनका सारा डिबेट समाप्त भी होता है कि बट 2002, तो वो दिखाने के लिए वहाँ पे उसके ऑफिस में रखा गया है। विवेकानंद की एक पुस्तक जो है, एक वैज्ञानिक रिटायर कर रहे थे तो वो दिया जाता है। तो आज के नॉन लेफ्ट के डिबेट में या सनातन धर्म से जो प्रतीक कुछ हैं, मूल प्रतीक जिन्हें हम कहते हैं, उनको एक तरह से सम्मान देना या उनको अपने फ्रेम में रख के विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। अब जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोल रहा था कि जब आप प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं प्रकृति की बात, अब इसी फिल्म में बंदर जो है अचानक से, और ये रियलिटी में भी हुआ कि बंदर जो है वो मिल नहीं रहे थे जिन पे अलग अलग फेजेस के वैक्सीन के ट्रायल करने थे ह्यूमन ट्रायल से पहले।
तो फिर क्या हुआ, बोला गया कि भाई बंदर लाओ, तो कहाँ से लाएंगे, तो जू से पकड़ो। तो ये वो तमाम तरह की बातें हुई, कहीं से नहीं मिल रहा था, इंपोर्ट भी आप नहीं कर सकते थे, चीन ने बंदर देना बंद कर दिया, फिर आपको साउथ अफ्रीका, ये तरह तरह के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ये सब थे। तो फिर हुआ कि चलो भाई जंगल से पकड़ेंगे। अब जंगल जब जाते हैं वैज्ञानिक, तो वहाँ पे इनकी सहायता कौन करता है, जनजातीय लोग, आदिवासी बच्चे जो हैं वो। और पहले 15 दिन इनको सफलता नहीं मिलती है, वो अकेले वहाँ पे रह रहे हैं, किसी तरह काम चल रहा है और बंदर नहीं मिलता है। फिर एक बालक जो है वैज्ञानिक को एक काठ का या लकड़ी का जो भी एक माला है, उसमें एक इतना बड़ा सा लॉकेट कह लीजिए जो भी, वो देता है, बोलता है कि ये पहन लो तो बंदर मिल जाएंगे। और वो पहनता है, उसके बाद एक नहीं 21 बंदर मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरह से वही दिखाने की चेष्टा की गई है कि जब तक आप समर्पण का भाव नहीं लाओगे, तब तक प्रकृति भी या देवता भी या ईश्वर भी जो है आपकी सहायता नहीं करेंगे। वो आप द्रौपदी के चरित्र को देख लीजिए कि जब तक उन्होंने सब तरह से हार मानकर स्वयं को कृष्ण के लिए समर्पित नहीं किया, वो प्रकट नहीं होते हैं। वो हाथ पांव मारती रही, वो चीखती चिल्लाती रही, प्रतिकार करती रही, उसके 5 पति जो हैं वो देखते रहे, वो किसी तरह का सहयोग नहीं कर पाए। लेकिन जब वो कि हे माधव मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, तब कृष्ण भगवान आते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखते हैं कि प्रारब्ध पे जब आप छोड़ देते हैं ईश्वर के हाथों में, तो उस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। और एक जो सिंबलिज्म या इमेजरी आप कह सकते हैं, जो पूरी फिल्म का सार है, वो ये है कि वुमेन एज वैक्सीन मेकर और वुमेन एज होम मेकर, कि स्त्रियां जो हैं घर भी चला रही हैं, वैक्सीन भी बना रही हैं, लोगों का जीवन भी बचा रही हैं। तो ये तो पूरी फिल्म का ही सार है। तो वो मैंने सिंबलिज्म वाले पॉइंट में ऐसे आपको बता दिया। बट उससे ये भी होता है कि फिल्म के जो मैंने पहले भी चर्चा की कि 2 पर्पसेस हैं, तो इससे मैसेजिंग जो है बहुत ही अच्छी होती है कि बच्चियां जब देखेंगी तो वो सीखेंगी कि उनको इस तरह के स्ट्रीम्स में जाना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारी बातें वो करना चाहती हैं। अब अगला जो बिंदु है वो है डायलॉग्स का, संवाद का। संवाद कई जगह पे बहुत ही फ़नी भी हैं, मतलब आपको मज़ा आएगा। फ़नी नहीं, वो कटाक्ष है, हास्य नहीं, कटाक्ष है या व्यंग्य है। वामपंथी मीडिया के ऊपर है, वामपंथी लोगों के ऊपर है। और फिर कुछ संवाद ऐसे हैं जो संवाद वस्तुतः नहीं है, मतलब दृश्य चल रहा है, उसमें एक रेडियो पे समाचार चल रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि चीन से भारत सरकार ने इतने लोगों को इवैक्यूएट किया और पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो वहीं पे रहे, हमारे पास जहाज़ नहीं है, इस तरह की बात की। तो ये सारी बातें, 1-2 संवाद जो मुझे स्मृति में रह गए वो ये थे कि वस्तुतः नाना पाटेकर के अधिकतर वो संवाद हैं। उन्होंने जब मतलब चल रहा था कि यार वैक्सीन अगर हम बनाना भी चाहें, भारत में तो बनती नहीं थी, बनाना भी चाहे तो उसके लिए प्रोसेसेस में 1-1.5 साल लग जाता है, वैक्सीन तो बन जाएगा 9 महीने में। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि ये युद्ध का समय है और युद्ध के समय में प्रोसेसेस युद्ध के हिसाब से होंगी, ना कि प्रोसेस के हिसाब से युद्ध लड़ा जाएगा, वो है। उसके बाद सिचुएशनल जोक्स तो इसमें कई हैं। एक जगह सुअर और कीचड़ के बारे में बोला गया, पत्रकारों के बारे में कि उनसे क्यों इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, वामपंथी मीडिया वालों के बारे में, तो वो है। और एक और जगह पे भय, मौत का भय और आशा, इन दोनों बातों को लेकर के चर्चा हुई है कि जब नाना पाटेकर स्वयं क्वारंटाइन हो जाते हैं, बेड में रहते हैं और डॉक्टर जब उनसे बोलता है कि भाई स्थिति बहुत ही विकट है, तब उसी बात को अपने कलीग से बोल रहे थे कि मैं हमेशा ही डॉक्टरों को आशावादी समझता था कि मरीज़ जो है उसकी आंखों में भय होता है, डॉक्टर के आंख में होप रहता है उसको देख करके। यहाँ पे बोले कि हम दोनों ही की आंखों में मृत्यु का भय था। तो वो जो है उस पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ दिखता है। पत्रकार और टेररिस्ट को इक्वेट किया एक जगह पे, जो रोहिणी सिंह धूलिया वाला अंतिम जो है सत्र, जिसमें पूरा लंबा सा
स्पीच है नाना पाटेकर का, और वार्तालाप, स्पीच नहीं कह सकते आप। वहाँ पे वो जिस तरह से अटैक कर रही थी, तो एक क्वेश्चन के आंसर में बोला कि ऐसा तो पत्रकार नहीं करते, ऐसा तो आतंकवादी करते हैं, ये तो नेचर आतंकियों का होता है, जो आपने पत्रकारिता का जामा ओढ़कर जो है आप इस तरह के प्रश्न पूछ रही हैं, और आप जो पूरा करना चाह रही हो तो आतंकियों का काम है। नाना की दो स्पीच जो है, एक जब वो कहते हैं कि ये युद्ध की स्थिति है, मैं तुम्हारा जनरल हूँ और तुम्हें मछली की आंख पे फोकस करना है, और वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच है। और फिर लास्ट वाला स्पीच है जब 5 वैज्ञानिक है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नाना नहीं चाहते थे कि वो करें, और वहाँ पे वो तथ्य थूकते हैं वस्तुतः, और वो पूरा है कि जैसे मैंने या अन्य लोगों ने कोविड के समय में जो ये फाइज़र का पूरा नौटंकी चल रहा था, उसको लेके एक पूरा गैंग जो है एफिकेसी डेटा के बारे में, या फाइज़र क्यों बढ़िया है, क्यों हम फाइज़र ले लें, ये सारी बातें कर रहे थे। तो जो हम लोग जिस तरह से लिख रहे थे, उन सब बातों को एक एक वैज्ञानिक के मुंह से जो है कहलवाया गया, और वो बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है कि जो भी आज भी वामपंथी लोग जो हैं वो इस फिल्म को मतलब देखने से पहले ही प्रोपेगेंडा मान के बैठे हुए हैं। वो तो कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा कह दिया तो ठीक है। उनके जो प्रश्न है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर कि फाइज़र क्यों नहीं आ रहा है, आप सब स्टैंडर्ड वैक्सीन बना रहे हो, आप फार्मूला क्यों नहीं दे देते हो, वैक्सीन बनाने में क्या लगता है, ये सारी बातें, तो वो उस स्पीच में आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो मिल जाता है। एक स्पेशल मेंशन जो है वो ऋग्वैदिक चैंट्स, जो नासदीय सूक्त जो है उनका जो प्रयोग हुआ है, उसके ऊपर मैं करना चाहूँगा। उसकी जो म्यूजिकलिटी है, वो जो उसका जो संगीत है, उसका जो अनुवाद इतने अच्छे से हिंदी में किया गया है संस्कृत से, और जो उसका आरोह अवरोह रिदम जो है वो इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्तम है कि मतलब आपको हो सकता है आप संस्कृत में भी सुने, आपको समझ में ना आए, यहाँ तो है तो हिंदी में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको कर्णप्रिय लगते हैं, उनका आरोह अवरोह आपको जो है सुंदर लगेगा, वो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। एक तो ये है कि वो सुनाई कैसा देता है, और जिसने भी लिरिक्स इसका मतलब ट्रांसलेट किया है और जिसने भी गाया है, बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं, ये सब का एक नेहरू जी तो होंगे ही, क्योंकि सबसे पहले तो नेहरू जी थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने चुटकी बजाई थी और फिर बिग बैंग हुआ था, तो उनको अगर परे रखा जाए तो बाकी जो बात कही गई है वो फिर वही जो मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूँ कि भारतीय ज्ञान दर्शन और सनातन परंपराएं जो है वो कहाँ से आई हैं। ये जो शून्यवाद का दर्शन आता है कि कुछ भी नहीं था, और ये जो विज्ञान भी आता है कि अंड से ब्रह्मांड बनता है, तो वो पूरा जो बिग बैंग थ्योरी में एक एटम से जो है पूरा एंट्रोपी जिसको बोला जाता है, अराजकता, वो लगातार वो एक्सपैंड करता जाता है, तो वो बातें होती हैं। तो अध्यात्म है, दर्शन है और विज्ञान है, ये सब एकाकार होके एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऋग्वेद को मुझे लगता है कि वहाँ से ये लेना इस बात को भी दर्शाता है कि जिस तरह से पूरा भय का माहौल था, कुछ क्रिएट हो रहा था वहाँ पे, तो उसका प्रयोग वहाँ पे हुआ कि एक क्रिएशन हो रहा है जीवन को बचाने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रयोग वहाँ पे किया है। अंत में यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छे से बनाई हुई फिल्म है। रियल लोग जो भी थे उनको भी हमने देखा, मैंने देखा 24 को जो प्रीमियर था, उसमें डॉक्टर प्रिया थॉमस थी, डॉक्टर रजनीकांत थे, डॉक्टर निवेदिता थी, और भी बाकी डॉक्टर एना शायद नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो थी, वो सब भी थे। और जिस तरह का चुनाव इन लोगों ने किया है वो वही होता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो सब चीज़ होने लगती हैं। डॉक्टर प्रिया थॉमस को आप अगर देखेंगे या सर्च कर लीजिए, उनको देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यार ये 80 to 90% जो है वो
पल्लवी जोशी जैसी वो दिखती हैं, और एक्सेंट भी उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। फिर गिरिजा ने निवेदिता का रोल किया, उन दोनों में जो एक वो है समानता है, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर रजनीकांत का जिन्होंने रोल किया है वो भी उसी तरह का। तो ये पूरा जो है रियल लोग और रील लोग जो है एक्टर्स हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात जो है, चूँकि प्रोडक्शन वैल्यू और कहानी इतनी अच्छी है कि परफॉर्मेंस पे बात करना रह जाता है कहीं ना कहीं। नाना पाटेकर तो जब भी स्क्रीन पे हैं वो पूरा बहुत अच्छे से लहरिया लूट लेते हैं, और जब वो नहीं है, उनके बारे में चर्चा भी हो रही है, तब भी वो इम्पोज करते हैं। उसी तरह पल्लवी जोशी जी का कैरेक्टर या फिर डॉक्टर निवेदिता का, ये सब जो है अपने पर्सनल जो इनके एस्पिरेशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रिया थॉमस का कैरेक्टर चाहता है एक्सेप्टेंस की, मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और ये जो वैक्सीन बन रहा है उसमें कई स्टेप्स हैं। तो छोटे छोटे सक्सेसेस जब मिलते हैं और उसको सेलिब्रेट नहीं करता है नाना पाटेकर का पात्र, तो वो टूट जाती हैं, वो रोने लगते हैं। उनकी भावुकता, ये सब को इतने अच्छे से दिखाया गया और इतने अच्छे से निभाया गया है कि आप, वही होता है कि आपको लगेगा नहीं कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं। तो ये बात है, इसको देखिए, आपके एक एक पैसे का ये मतलब इट इज़ वर्थ इट एवरी पेनी। इसको देखिए, लोगों को दिखाइए और प्रोत्साहित कीजिए अपने शहर के जो भी सिनेमा हॉल के मालिक हैं, उनको बोलिए कि इसके शोज जो है लगाएं और बढ़ाएं, क्योंकि ये फिल्म जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है उस स्ट्रगल का, उस ट्रायल का, उस सक्सेस का, उस प्रोपेगेंडा के मतलब प्रतिकार का, और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से की गई है। इस कारण से इस फिल्म को जो है वो देखना चाहिए। आप जब देख करके आएँ तब मुझे अवश्य बताएं कि ये रिव्यू जो मैंने, ये समीक्षा जो की है, वो कैसी है, आपको कैसी लगी फिल्म। और हम ट्विटर पे या जहाँ पे भी होंगे तो मैं चेष्टा करूँगा कि आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूँ, या कोई एक हम प्रश्नोत्तर का एक सत्र ही रख लेंगे, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।